Yeah. Hello, everyone. Welcome back to our YouTube channel, guys. That is High on Padhai. So, we all are high on Padhai, guys. And this is me, Zubair Ahmed. I welcome you all to our YouTube channel, High on Padhai. So, I will be your mentor for UGC Net Commerce. So, guys, जहाँ तक UGC Net एग्जाम की बात है तो I will guide you and I will make videos for you people for UGC Net Commerce. तो जैसा कि पेपर 2 की हम बात करें, पेपर 1 एंड पेपर 2, बट अभी हम पेपर 2 के लिए वीडियोस अपनी लेकर के आ रहे हैं। तो पेपर 2 कॉमर्स, यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 के लिए हम काफ़ी सारी वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस हमारा आने वाला है फ्यूचर में। तो सबसे पहले मैं, जैसा कि हम जानते हैं पेपर 2 में वी हैव 10 यूनिट्स अवेलेबल विद अस अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। वी हैव 10 यूनिट्स। तो अभी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स दैट इज यूनिट 3 को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर एनटीए यूजीसी नेट कॉमर्स एस्पिरेंट्स. So for all those people who are preparing for NTA UGC Net Commerce people, I am here, will guide you in this एग्जाम। तो हम पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 में बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिजनेस इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द सिलेबस, गाइज। तो अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो जहाँ तक बात है सिलेबस की, सो वी हैव मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, and after that we have objectives of business firm. Yes, then we have objectives of business firm. Yes, तो यहाँ हम देखेंगे कि objectives of business firm we have objectives of business firm, meaning of scope of business economics, objectives of business firm. Then we have demand analysis and consumer behavior, law of variable proportion, theory of cost, price determination under different market structures, and pricing strategies. So these are the major topics that I'm going to discuss with you all in this particular series of UGC Net Commerce. तो UGC Net Commerce के लिए जो हम सीरीज बना रहे हैं उसमें पेपर 2 के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को, हम सभी यूनिट्स को कवर करेंगे इन फ्यूचर। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ। तो डिमांड एनालिसिस है। डिमांड एनालिसिस के अंदर हमारा लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे, इलास्टिसिटीज, वेरियस इलास्टिसिटीज, रिलेशनशिप्स वी हैव बिटवीन एआर एंड एमआर, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये हमारे पास टॉपिक्स हैं कुछ। आफ्टर दैट वी हैव थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. Then we have theory of cost, short run, long run cost curves. So price determination under different market structures जिसमें हमारा perfect competition होता है. उसके बाद we have monopoly and market monopolistic competition, and then we have oligopoly industry. And then we have pricing strategy जिसमें हम skimming the pricing, penetration pricing and peak load pricing, इनको हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं आपके साथ। तो गाइज ये हमारा पूरा सिलेबस होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में। और अगर हम एक्सपेक्ट करें बिजनेस इकोनॉमिक्स से ऑलमोस्ट 7 to 10 क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस यूनिट। सो अपने आप में एक अच्छा वेटेज है। जैसा कि हम जानते हैं पेपर 2 का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, सो पेपर 2 कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। तो लगभग 10 यूनिट्स हैं हमारे पास। तो ये ज़रूरी नहीं कि सभी यूनिट से इक्वल क्वेश्चंस आएँ, बट हम मान के चलते हैं कि लगभग 10 क्वेश्चंस, अराउंड 10 क्वेश्चंस हम मान के चलते हैं फ्रॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो चलिए आगे कुछ मेरे बारे में आप यहाँ जान सकते हैं। सो गाइज, माई सेल्फ Zubair Ahmed, I am BCom Honors, MCom in Finance specialization from Delhi University. I'm UGC Net qualified 4 times and JRF in Commerce in 2019. And currently I'm teaching at Delhi University as an assistant professor and former assistant professor at CCS University Meerut. I'm thinker, believer and spiritual. So this is something about me, guys. So let's start with the topic. तो चलिए सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स, चाहे आप बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें या प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है।
तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ अ डिसिप्लिन, जस्ट लाइक मार्केटिंग है, आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमर्स है या फिर दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सिमिलरली वी हैव इकोनॉमिक्स आल्सो। तो इकोनॉमिक्स के अंदर व्हाट वी डू इज वी स्टडी ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ स्कैर रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अमंग पीपल। सो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एक ऐसा डिसिप्लिन, एक ऐसा बॉडी ऑफ नॉलेज है जो स्कैर रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज पर फोकस करता है, यानी कि हाउ डू वी यूज द एफिशिएंट यूज, हाउ डू वी यूज द हाउ डू वी एफिशिएंटली यूज द स्कैर रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कितना एफिशिएंटली यूज किया जाए कि उससे बेहतर और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाला जा सके इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो दैट टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द पीपल। तो गाइज यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप एक सिनेरियो एक्सपेक्ट करिए कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सो इफ यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल विद यू, so it simply means that there is no problem you can you can satisfy all the demands, all the wants of the people, because we have unlimited demands and unlimited wants and desires. Unlimited wants and desires, we all have unlimited wants and desires। तो हम सभी की क्या होती है, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, अनलिमिटेड डिजायर होती हैं, एज वी ऑल नो हम सभी के अनलिमिटेड वांट्स एंड डिजायर हैं। बट अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सारी अनलिमिटेड वांट्स और डिजायर को पूरा कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द केस। बट द केस इज in economy, in we actual in reality we have limited resources available in us। आप कहीं भी देखिए, किसी भी सिचुएशन में आप देखिए, चाहे आपका घर है तो वहां भी एक लिमिटेड इनकम है, रिसोर्सेज कोई भी हो, किसी फैक्ट्री में जाइए तो वहां प्रोडक्शन हो रहा है, वहां भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। even in your case also, you are also in yourself a limited resource, you are only one person। आप अपने आप में एक ही पर्सन है, एक ही जगह जॉब कर सकते हैं, तो आप भी अपने आप में लिमिटेड हैं। सो नथिंग इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं जो अनलिमिटेड है। ऑल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट इज वाई इकोनॉमिक्स अराइजेज। इसी वजह से इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेंस में आया, सो दैट इकोनॉमिक्स अपनी थ्योरीज, कुछ ऐसी टेक्निक्स और कुछ ऐसा बता सके। वो एक ऐसा डिसिप्लिन है जो वो सब चीजें, वो सारी नॉलेज आपको देता है जिससे कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा वांट्स और डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसका एक और बेहतर एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जब भी आपके पास पैसा होता है तो वो लिमिटेड होता है। सपोज करिए आपके पास 100 रुपीज है जो आपको पॉकेट मनी के लिए मिलता है। अब यहाँ से आप क्या क्या करना चाहते हैं, आप सिनेमा भी जाना चाहते हैं, ठीक है, आप सिनेमा भी जाना चाहेंगे, और इसके अलावा आप कुछ अच्छा खाना भी चाहते हैं, सपोज करिए आइसक्रीम भी खाना चाहते हैं, आप कोई गिफ्ट भी परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, आपको डोनेट भी करना है, आपको और भी कुछ काम करने हैं। तो यू हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड डिजायर्स, आपको कुछ और भी परचेज करना है, बट 1000 दैट इज योर रिसोर्स इज लिमिटेड। सो हाउ वेल यू यूज योर रिसोर्सेज, हाउ एफिशिएंटली यू यूज योर रिसोर्सेज, so that you will fulfill the most number of wants and desires। so this is, and this case is applied to everywhere, to every situation, whether you are a producer, you are a simple individual, you are a you are द ऑनर ऑफ योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के मुखिया हैं, करता है, तो वहाँ भी यही सिचुएशन अराइज हो जाती है। आपकी लिमिटेड इनकम होती है और उसमें बहुत सारी आपकी डिमांड्स होती हैं, बहुत सारी वांट्स होती हैं जो आपको पूरा करना होता है। जब आप एक प्रोड्यूसर के तौर पर होते हैं, मैन्युफैक्चरर के तौर पर होते हैं, तो आपके पास रॉ मटेरियल लिमिटेड होता है, दूसरे रिसोर्स फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होती है, उनकी सप्लाई लिमिटेड होती है, बट आपको गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होता है। सो हाउ एफिशिएंटली you can use your scarce resources, limited resources, to produce most number of goods and services, so that you will distribute them among the people। so all these kind of problems, all these kind of science is basically comes under the ambit of economics as a body of knowledge। तो economics हमें पूरी तरह से ये बताता है कि किस तरह से हम अपने limited resources को अच्छे से इस्तेमाल करके, ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके, और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें जो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। रिसोर्सेज आर स्केयर एंड दिस इज वेरी नेचुरल फिनोमिना कि रिसोर्सेज जो हैं वो स्केयर होते हैं, वो लिमिटेड ही होते हैं, एंड ह्यूमन वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो अराइज हुई है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को कैसे पूरा करें, तो उसका सॉल्यूशन हमें इकोनॉमिक्स से मिलता है। सो दैट इज वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आप कुछ भी स्टडी करें, फिर चाहे वो डिमांड का लॉ हो या सप्लाई का लॉ हो या कोई भी टेक्निक हो, कोई थ्योरी हो, वो
सब चीजों का एक ही फोकस होता है कि एफिशिएंट यूज ऑफ स्कैर रिसोर्सेज इन सम और अनदर वे। वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सो इट हेल्प्स अस टू मेक रैशनल डिसीजंस। ये हमें बेहतर डिसीजन बनाने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पर जो थ्योरीज, जो कॉन्सेप्ट्स, जो टूल्स, जो टेक्निक्स हम डिस्कस करते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं ताकि हम अच्छे डिसीजन ले सकें। इसलिए बाय एलोकेटिंग रिसोर्सेज प्रॉपरली, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से एलोकेट कर सकें, प्रॉपरली एलोकेट कर सकें। ठीक है, अब इसकी दो मेन ब्रांचेस होती हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट हमें जो याद रखना है कि इन इकोनॉमिक्स वी हैव टू मेन ब्रांचेस व्हिच इज वेरी टू मेन ब्रांचेस हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, so microeconomics deals with the single entity, single individual, single firm और सिंगल एंटिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है। तो उस तरह के फिनोमिना से डील करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है ऐसे फिनोमिना से, ऐसी चीजों से जो पूरे इंटायर इकोनॉमी के लेवल पर होते हैं, जैसे कि जनरल लेवल ऑफ प्राइस, इन्फ्लेशन, जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इस तरह की चीजें, यानी कि जो पूरे इकोनॉमी के लेवल पर चीजें मापी जा रही हैं, पूरी इकोनॉमी के लेवल पर जो हमारे सामने चीजें हैं उनके साथ डील करता है। चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक इकोनॉमिक्स आप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक बार ओरिजिन को समझ लेते हैं, इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ये कुछ हिस्ट्री यहाँ पर बताई गई है कि सबसे पहले जो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में ये बताया, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी उसको कंसिडर किया गया टू बी द फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की पहली बुक के तौर पर उसको माना जाता है, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, रिटन इन 3rd सेंचुरी बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। उसको 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में लिखा गया था। मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स जो आया वो एडम स्मिथ के साथ आया। एडम स्मिथ एक फिलोसोफर थे जिन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है, इन 1776। तो मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स बिगेन विद द एडम स्मिथ, जो कि एक फिलोसोफर थे, एंड उन्होंने एक बुक लिखी, हु रोट अ बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776। अनदर कंट्रीब्यूटर वाज डेविड रिकार्डो। दूसरे कंट्रीब्यूटर थे इकोनॉमिक्स की फील्ड में डेविड रिकार्डो, हु आल्सो पब्लिश्ड अ बुक ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन इन 1817। तो ये दो ऐसे कंट्रीब्यूशन रहे जहां से मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन हमारे सामने आता है। यानी कि मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज टू मेन कंट्रीब्यूटर्स और इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर्स, यू कैन से। वन इज एडम स्मिथ एंड सेकंड इज डेविड रिकार्डो। तो ये दो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। यानी कि जो मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स है उसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं, दो पायनियर्स हैं, दो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो स्मिथ और रिकार्डो हैं। स्मिथ एंड रिकार्डो, दे फाउंडेड एन इकोनॉमिक फिलोसफी विच इज केम टू नोन एज क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि अब देखिए एक और पॉइंट हमें मिल जाता है, क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द फिलोसफीज ऑफ स्मिथ एंड रिकार्डो, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो। तो ये आप याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है आपके सामने, एडम स्मिथ एंड रिकार्डो। टर्म इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। अब ये एक और चीज आ जाती है हमारे सामने। देखिए जो टर्म है इकोनॉमिक्स की टर्म, जो ये नाम है, ये अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था थ्रू हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। इनकी बुक आई थी 1819 में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। वहां से ये इकोनॉमिक्स जो है वो टर्म आई थी। इससे पहले हालांकि ये इकोनॉमिक्स की टर्म थी नहीं। इकोनॉमिक्स स्टडीज रीच्ड देयर पिनाकल इन 20th सेंचुरी। अब ये 20वीं शताब्दी में अपनी पिनाकल यानी ये सबसे ऊंचाइयों पर थी, बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स, दो वर्ल्ड वॉर के बीच में। व्हेन जॉन केन्स गाइडेड, जब जॉन केन्स ने गाइड किया था द वॉर टाइम इकोनॉमी ऑफ यूके, जब उन्होंने वॉर टाइम्स के दौरान यूके की इकोनॉमी को गाइड किया था। वर्क ऑफ केन्स लेड टू बाइफर्केशन ऑफ इकोनॉमिक्स इनटू माइक्रो एंड मैक्रो। केन्स का जो काम था उसके थ्रू ही ये बाइफर्केशन हुआ, माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में जो डिवाइड हुआ, जो डिवीजन हुआ, वो केन के जो वर्क था, जॉन केन्स के वर्क के अकॉर्डिंग ही ये डिवीजन हुआ था। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इंक्लूडिंग डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, गेम थ्योरी एंड नेटवर्क थ्योरी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी कुछ और एक्सपेंड हुआ इकोनॉमिक्स एज ए बॉडी ऑफ नॉलेज, एक डिसिप्लिन के तौर पर और इंक्रीज हुआ। इसमें डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स भी आया, एक और नया कॉन्सेप्ट जुड़ा, गेम थ्योरी एक नया कॉन्सेप्ट आया, नेटवर्क थ्योरी भी एक नया कॉन्सेप्ट आया। सब मेजर डिविजन्स, अब और भी कुछ और डिविजन्स अगर देखें इकोनॉमिक्स के, तो क्लासिकल एक डिवीजन हो गया, केनेजियन इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल, monetarist, fiscalist, Chicago school, Australian school. All these are the thoughts of economics, or you can say the philosophies of economics, जो अलग अलग authors ने, अलग अलग philosophers ने अपने अपने समय पर दिया, तो उनको एक अलग अलग तरह से डिवाइड कर दिए गए। So these are different divisions of economics according to different
डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज। तो ये कुछ ओरिजिन था इकोनॉमिक्स का। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स का नेचर दो तरह से हम कह सकते हैं, एक तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होता है जो सिर्फ करंट सिचुएशन के साथ डील करता है, यानी कि व्हाट इज हैपनिंग करंटली, यानी कि करंटली क्या चल रहा है, यानी कि वट एवर इज हैपनिंग हमारे सामने क्या है, वट इज द सिचुएशन, वट इज द करंट सिचुएशन, ये सिर्फ उसको देखता है, उसी के साथ डील करता है, उसी के साथ ये कंसर्न होता है। इट यूज साइंटिफिक मेथड्स, यहाँ कुछ साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स नो वैल्यू जजमेंट, ये कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ओनली डील्स विद द करंट सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, नो जजमेंट ओवर व्हाट इज हैपनिंग। सो इट एम्फसाइज ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि ये बताता है कि भाई अगर ए कुछ हो रहा है तो उसका रीजन बी होना चाहिए, और वो क्यों, यानी कि बी रीजन है। यानी कि वट एवर इज हैपनिंग, अगर अनएम्प्लॉयमेंट इतना है तो वो इतना क्यों है, उसका रीजन क्या है, अगर इनकम इतनी है तो इसका रीजन क्या है, एक्सपेंडिचर इतना है। यानी कि वट एवर इज हैपनिंग ये उसी के साथ डील करता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो ज्यादा क्यों है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द एम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द कॉजेज। सिंपली जो आपकी करंट सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करेगा, उसके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताएगा। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स व्हाट आउट टू बी, यानी कि यहाँ पर सजेशंस इन्वॉल्व हैं। यानी कि एक तरह से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको सजेशन देता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको डायरेक्शन देता है, व्हाट शुड बी, व्हाट आउट टू बी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है तो इसको कैसे कम किया जाना चाहिए, व्हाट शुड बी द पॉलिसीज टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को कम कैसे करें। इट इज द पॉलिसी स्टडी, ये पॉलिसी स्टडी करता है, यानी कि पॉलिसी बनाने में हेल्पफुल होता है, सजेशंस देता है। वैल्यू जजमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं कि अगर हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, सो व्हाट शुड बी द पॉलिसी इन नेक्स्ट बजट सेशन सो दैट वी विल रिड्यूस द इन्फ्लेशन। होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा अगर ज्यादा है, यानी कि अगर हमारा कंज्यूमर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो कम होना चाहिए, बैंक रेट ज्यादा है तो कम करें या ना करें। यानी कि यहाँ पर सजेशंस के साथ डील किया जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स गिव्स मोर ऑफ द सजेशंस, इट फोकसेस मोर ऑन द सजेशंस गिविंग, पॉलिसी स्टडी और पॉलिसी पे ज्यादा फोकस करता है इस तरह से। सो आई थिंक नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पर क्लियर है। चलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक बार नेचर देख लेते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। अब देखिए यहाँ तक तो बात कर रहा था मैं इकोनॉमिक्स की, अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है। मैंने आपको ब्रांचेस की बात की थी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस में मैंने आपको कहा था दो मेन ब्रांचेस हैं। पहला हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है हमारे पास मैक्रो। लेकिन ये दो मेन ब्रांचेस हैं, इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं, जिसमें एक ब्रांचेस है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये एक स्पेशल ब्रांच है जो बिजनेस के ऊपर अप्लाई होती है, जो स्पेशली बिजनेस के लिए बनाई गई है। यानी कि माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये हमारी पुरानी ब्रांचेस हैं, पुराने समय से। सबसे पहले जो जॉन केनिस के वर्क से जो आई वो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो दो ब्रांचेस थी। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए स्पेशल ब्रांच, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच इज स्पेशली प्रिपेयर्ड। यानी कि ये एक ऐसी ब्रांच है जो स्पेशली बिजनेस के लिए प्रिपेयर की गई है। यहाँ पर सारा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, टूल्स एंड टेक्निक्स जो होती हैं वो बिजनेस में अप्लाई किया जाता है। तो ये एक जो स्पेशल ब्रांच बनी वो बिजनेस को फोकस करने के लिए ब्रांच बनी। इसी के अंदर एक और सब ब्रांच आप कह सकते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, जो उस वो एक सब ब्रांच है जो इसी के अंदर है, उसको बोलते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांच हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है। खैर वो सब हमारा फोकस नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो एक स्पेशल ब्रांच है। स्पेशल ब्रांच क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट इज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस। इट्स मेन फोकस इज ऑन द बिजनेस ओनली, टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम्स। हाउ? बाय अप्लाइंग theories and tools and techniques of economics which were taken from micro macro and from traditional जो कोर इकोनॉमिक्स है, जो रूट इकोनॉमिक्स है, वहां से वो थ्योरीज, वो टूल्स एंड कॉन्सेप्ट लेकर उनको बिजनेस में अप्लाई किया गया। तो कैसे अप्लाई किया वो हम आगे आपको बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। These all are managerial implications of basically the economical theories and concepts. So it is based on microeconomics, या microeconomics पर based है। यानी कि जो ये ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच जो बनाई गई है, इसका जो कंटेंट है, इसकी जो थ्योरीज हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी ली गई है। दैट इज वाई इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज अप्लाइड इन नेचर। अप्लाइड कैसे है? क्योंकि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है, इसका मेन पर्पज ये है कि यहाँ पर जितने भी कंटेंट या जो भी इसके अंदर
चीजें हैं, जो भी इस डिसिप्लिन में, इस बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी थ्योरीज हैं, चाहे वो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जितनी भी बनाई गई हैं, वो सारा का सारा अप्लाइड होगा। अप्लाइड मतलब वो सारा का सारा उसको अप्लाई किया जाएगा। कहाँ अप्लाई किया जाएगा? उसको बिजनेस में अप्लाई किया जाएगा। उसको बिजनेस में अप्लाई किया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज को अप्लाई, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उनको अप्लाई किया जाता है बिजनेस के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं। प्रोवाइड टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, बिजनेस के अंदर सिचुएशंस को एनालिसिस करने के लिए, उनको इंटरप्रेट करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक प्रोवाइड कराता है। लिंक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी कि बिजनेस के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी बिजनेस में प्रैक्टिसेस हैं, बिजनेस में जो भी एक्शंस लिए जाते हैं, उन एक्शंस को गाइड करता है। कैसे? बाय अप्लाइंग थ्योरीज, बाय अप्लाइंग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, बाय गिविंग नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज टू द बिजनेस मैनेजर्स। यानी कि ये डिसिप्लिन के साथ इस बिजनेस इकोनॉमिक्स की नॉलेज को हासिल करके जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको अप्लाई करते हैं और अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस में अप्लाई करते हैं और बेहतर रिजल्ट पाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज हाउ द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम यूज देखते हैं, यूजेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने आप में एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच इज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम्स by applying economic concepts, theories and tools, different concepts, different theories and tools. So in this way, this it also guide managers, ये managers को guide भी करता है in the right direction. जैसे कि हमें पता था इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस क्या है, इकोनॉमिक्स को मेनली मेन फोकस क्या है? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और बिजनेस के भी मेन फोकस क्या होता है? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने में बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑब्वियसली क्या होगा? इससे मैनेजर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत फायदा होगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू मेक मोर ऑफ प्रॉफिट्स एंड टू सेटिस्फाई more of their customers by providing good quality goods and services by efficient use of resources. This is something which is foundational, which is very important, and this is something which is the core of all the results, you can say. So this is the root. Efficient use of resources is very important in all the situations in any organization. If you are able to efficiently use your resources, you can not only gain the profit for yourself but also provide good quality services to the customers and satisfaction to the customers even at a lower prices. You can save your cost. Ultimately अगर आप ये जान गए, if you are able to know, if you are able to crack this secret how to efficiently use the resources, you will be the king. You will be able to survive in the future. You will be thrive against your competitors also. So efficient utilization of resources, this is how business economics make it possible by applying different concepts, theories, tools from the economics as a body of knowledge. Profit and wealth को maximize करना भी इसका एक purpose होता है कि how do we maximize our profit for the organization as well as the wealth of the shareholders. Wealth जो होती है shareholders की wealth क्या होती है? उनके share price में, शेयर प्राइस, यानी कि अगर उनका शेयर प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली उनकी वेल्थ भी इंक्रीज हो रही है वहां पर। इफेक्टिव यूज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज का इफेक्टिव यूज करना। एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वहां पर इसका यूज होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज होता है। एंड रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस, ऑब्वियसली बिजनेस ऑपरेशंस से रिलेटेड। बिजनेस ऑपरेशंस में कहाँ यूज होगा? थ्योरी ऑफ कॉस्ट यूज होती है वहां। थ्योरी ऑफ कॉस्ट आपको बताती है कि भाई किस तरह से शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट है। बिजनेस ऑपरेशंस में आप अपना इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करके आप डिसाइड करते हो कि प्राइस को कम रखना है कि ज्यादा रखना है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको यूज बता रहा हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स के कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ऑब्वियसली बिजनेस में ही होते हैं बट इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। नाउ नेक्स्ट इज द फीचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, वो देख लेते हैं। इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑब्वियसली बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ओनली डील्स विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह की है हमारे पास, एक बार इसको भी देख लेते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक तो इकोनॉमिक और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं विच आर मेनली कंसर्न विद द जनरेशन ऑफ मनी, रिलेटेड टू द मनी, जो सीधे सीधे तौर पर जनरेशन ऑफ मनी
क्रिएटिंग प्रॉफिट, क्रिएटिंग इनकम, जो इस तरह से रिलेटेड होती हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो किसी भी तरह से जिनका पर्पस एक मनी और प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता है। जैसे कि आप वेलफेयर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वेलफेयर आप इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, आप पूजा करने जाते हैं, सपोज करिए आप, इस तरह की एक्टिविटीज़ आप, ठीक है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप विदाउट टेकिंग एनी मनी और ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सारा ऐसे all those activities where your focus, where your objective is not to earn money, पैसा कमाना नहीं है, but the economic activities are those activities where your main focus, main purpose is to earn money, to earn profit for yourself or for others, those who are related to your business। इसके अंदर हमारा business एक अच्छा example है। इसके अलावा प्रोफेशन जितने भी हैं वो सभी, उनका मेन फोकस ही होता है सैलरी अर्न करना, अपना फी अर्न करना, एम्प्लॉयमेंट का मेन पर्पस होता है अपना वेजेस अर्न करना। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी दूसरा जो ट्रेडिंग हो या कोई भी हो तो बिजनेस में आ जाता है। ऑल दोज एक्टिविटीज वेयर मेन फोकस इज टू अर्न मनी, टू जनरेट प्रॉफिट, तो वो सारी की सारी इन तीन ही हेड्स में कवर अप हो जाती हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ओनली रिलेटेड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑब्वियसली होगा ही। प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव, यानी कि प्रॉफिट अर्न कराना, अपने लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रॉफिट अर्न कराना। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, हाउ टू रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क और अनसर्टेनिटी को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इससे भी रिलेटेड होता है। एंड मैनेजरियल डिसीजन से रिलेटेड होता है। ऑब्वियसली बिजनेस इकोनॉमिक्स बनाया ही मैनेजर्स के लिए गया है, सो दैट दे विल take better decision, judicious decision in the favor of the organization based on micro and macro। Obviously we know science and art and applied in nature। applied nature का है business economics, not only theoretical। business economics जो है हमारे पास डिसिप्लिन, वो अप्लाइड नेचर का है, यानी कि वहां से चीजें उठा करके, वहां से कॉन्सेप्ट या वहां से सीख लेकर के, ज्ञान लेकर के आप अप्लाई करेंगे। साइंस एंड आर्ट, ये एक साइंस भी है, आर्ट भी है। आर्ट किस तरह से? आर्ट का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स टू गेट सम रिजल्ट विच इज यूनिक। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, टूल्स हैं, वो सब के सब अप्लाई किए जाएंगे मैनेजर्स के द्वारा। मैनेजर्स उनको अप्लाई करेंगे टू गेट सम नॉलेज, टू गेट सम स्किल्स। सिमिलरली साइंस इज बेस्ड ऑन some principles। Similarly, business economics is also based on economic principles which are taken from different branches like micro, macro and main core economics। So this is how we can conclude the feature of business economics। स्कोप की अगर बात कर लें तो स्कोप पहले मैं बता दूं होता क्या है। स्कोप का मतलब होता है एरिया ऑफ कवरेज, यानी कि कितना एरिया कवर अप कर रहा है। यानी कि ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये जो एक डिसिप्लिन है, इसमें क्या क्या चीजें स्टडी होती हैं, इसमें क्या क्या चीजों को, कौन कौन से एरियाज हैं जिनको कवर अप किया गया है, जिन पर फोकस किया गया है, जिनसे रिलेटेड थ्योरीज हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी। व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ द बिजनेस विच इज कवर्ड अंडर दिस डिसिप्लिन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले इसमें डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग, यानी कि डिमांड का एक बड़ा टॉपिक है, विच इज डिमांड इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिमांड सबसे मेन फैक्टर होता है। डिमांड इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी को चलाने वाला ही सबसे स्टार्टिंग पॉइंट डिमांड ही होता है। पूरी इकोनॉमी को चलाने वाला जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो डिमांड ही होता है। इफ देयर इज नो डिमांड इन द इकोनॉमी, देयर विल बी नो इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को भी एनालिसिस करता है, तो वो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक फोकस है। तो जैसे कि यहाँ पर आप अगर आप देखें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद द लॉ ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, सप्लाई, और ये सारी चीजें। इसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना। अब इसमें यूटिलिटी एनालिसिस है, आपका इंडिफरेंस कर्व है, ये सारी चीजें हैं। प्रोडक्शन एनालिसिस, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन में आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ठीक है, द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है आपके पास, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। सो इन प्रोडक्शन एनालिसिस ऑल्सो वी विल डिस्कस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, how to maximize the profit, how to use the factors, and how to reduce your cost। ठीक है, तो आफ्टर दैट वी हैव कॉस्ट एनालिसिस। इन कॉस्ट एनालिसिस आल्सो कॉस्ट से रिलेटेड सारा का सारा आपको नॉलेज इसमें होता है, कॉस्ट को कैसे एनालाइज करना है। प्राइसिंग डिसीजंस एंड डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे प्राइसिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। प्रॉफिट मैनेजमेंट, प्रॉफिट को कैसे मैनेज करना है। कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट पॉलिसी, सेल्स प्रमोशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, all these are the part of the business economics, scope of the business economics। And with the time period, as the time passes, with the time period, even in future as things change, many different things become the part of this discipline as required according to the need, right?
तो इसके बाद हम थोड़ा सा इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा सेट ऑफ रिलेटेड, यू कैन से द इंस्टीट्यूशन और मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म और एक ऐसे इंस्टीट्यूट सेट की बात। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, इंस्टीट्यूशंस। तो इकोनॉमिक सिस्टम मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सेट ऑफ डिफरेंट इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस which actually runs the economy इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, जो पूरी इकोनॉमी को रन करते हैं, पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, इन अ पर्टिकुलर वे, एक तरीके से एक पैटर्न में, तो उसको बोलते हैं एक सिस्टम। तो कैपिटलिज्म एक सिस्टम होता है, कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें अपने ही अलग तरीके से इकोनॉमी काम करती है। वो कैसे करती है उसको समझेंगे। ये एक तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे कि हर फैमिली का एक सिस्टम है। एवरी फैमिली is a system in itself, every organization is a system in itself. So every system is different in its functioning, in its characteristics. Similarly, we have different types of economic systems. ठीक है, तो हर देश की अपनी अलग तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है, तो हर इकोनॉमिक सिस्टम के चलने का तरीका अलग है, वहाँ इकोनॉमी कैसे रन करती है। सो इकोनॉमी का मतलब ही है कि हम किस तरह से अपने स्कैर रिसोर्सेज को यूज करके, और जो इकोनॉमी की सबसे मेन प्रॉब्लम है, कह लीजिए कि जो सबसे मेन फोकस है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और प्रोवाइड कराना, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और प्रोवाइड कराना, हाउ बाय एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक सिस्टम में ये दो मेन फोकस होते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम वेयर इंडिविजुअल्स एंड सेलर्स मेक इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग अ प्राइस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर इंडिविजुअल्स और सेलर्स इकोनॉमिक डिसीजंस बनाते हैं बाय यूजिंग अ प्राइस सिस्टम। प्राइस सिस्टम का इस्तेमाल करके इंडिविजुअल और सेलर्स दे मेक इकोनॉमिक डिसीजंस। यहाँ पर इंडिविजुअल और सेलर्स ही इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। एक प्राइस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है इसको, फ्री एंटरप्राइज, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये तीनों डिसीजंस कौन लेता है? ये तीनों डिसीजंस कौन लेता है? प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट ऑनर्स, प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट ऑनर्स इन द इकोनॉमी, राइट। तो प्राइवेट ऑनर्स जो होते हैं, ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो मालिक हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इकोनॉमी में, जो ऑनर्स हैं, वही डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। तो अल्टीमेटली वो ही प्रोड्यूस करना चाहेंगे जिससे उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यानी कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन है ही नहीं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है। जो प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स जो चाहेंगे वो प्रोड्यूस करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे प्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए चाहेंगे उसके लिए। अब ऑब्वियसली तो प्रोड्यूसर की जब बात आ जाती है, जब प्रोड्यूसर के और मैन्युफैक्चर के हाथ में सब कुछ है, तो वो तो अपने प्रॉफिट का ही प्रोड्यूस करेगा। वो तो वो ही प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, फिर चाहे वो रोल्स रॉयस हो या आईफोन हो या कोई भी चीज हो, वो चीज प्रोड्यूस ही नहीं करेगा जिसमें उसका प्रॉफिट ना हो। तो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, और कंपटीशन यहाँ सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज अगर जितने ज्यादा से ज्यादा ओनर्स होते हैं, जब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं हुआ, तो आपस में वो कॉम्पीट करेंगे, प्राइस कम करेंगे या फिर अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कराएंगे, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर सोवरेनिटी, यानी कि एग्जांपल यूएसए, यूएसए की जो मार्केट है वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट मार्केट है। ठीक है, कैपिटलिस्ट मार्केट। अब कैपिटलिस्ट मार्केट का एक फायदा तो ये होता है कि यहाँ इनोवेशन सबसे ज्यादा मिलता है आपको। बड़ी जल्दी जल्दी आपको बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। कभी आईफोन आ गया, कभी आईफोन का नया नया वर्जन आ गया, कभी और नया प्रोडक्ट आ गया, कभी नई नई आपके पास इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। ठीक है, एआई इनेबल्ड आपके कुछ रोबोट्स आ रहे हैं, या कुछ भी आपको इनोवेशन बहुत मिलेगा, बिकॉज जो कंपटीशन होता है प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में, जो अगर सब कुछ है, तो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू सर्वाइव दे नीड टू इनोवेट। तो उनको इनोवेट लगातार करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे और प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए वहां पर इनोवेशन पर ज्यादा फोकस होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस होता है, सो दैट कंपनीज विल कम अप विद द न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेटिव काइंड ऑफ प्रोडक्ट, इन ऑर्डर टू चार्ज अ हायर प्राइस फॉर देम बिकॉज ऑफ नोवेल्टी।
ठीक है, अभी मार्केट में उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो नया ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे और ऑटोमेटिकली होगा क्या, ऑटोमेटिकली ये होगा कि कुछ समय तक के लिए उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो इट्स ऑल अबाउट कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में व्हाट टू प्रोड्यूस ये डिसीजन कौन लेगा, ये एंटरप्रेन्योर ही डिसाइड करेगा कि भैया कौन सी सर्विसेज और गुड्स को हमें प्रोड्यूस कराना है, फॉर विच देर इज डिमांड फ्रॉम कस्टमर्स, सो एज टू इंक्रीज प्रॉफिट। बस उसका फोकस एक ही होगा कि कैसे भी अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, चाहे किसी का लॉस हो फायदा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ भी ऐसा करना है, कोई भी ऐसी गुड्स और सर्विसेज लेकर के आनी है, कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पर। कैसे प्रोड्यूस करेगा, सबसे चीपेस्ट तरीका इस्तेमाल करेगा, सबसे एफिशिएंट मेथड का इस्तेमाल करेगा। सबसे एफिशिएंट मेथड होगा, चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो, सबसे सस्ता तरीका निकालेगा ताकि उसकी कॉस्ट कम से कम रहे और प्रॉफिट बढ़ने में मदद मिले। किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, ऐसे लोगों के लिए गुड्स और सर्विस बनाएगा जो ज्यादा से ज्यादा, जिनसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिले, जो ज्यादा से ज्यादा प्राइस दे सकते हैं, जो हायर प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं, विच कैन अफोर्ड द हायर प्राइस, और जहां डिमांड भी ज्यादा हो, तो सो दैट मेरा प्रॉफिट ज्यादा, यानी कि हर तरह से वो सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो जाए, यही उसका फोकस रहेगा। तो अल्टीमेटली जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, या कह लीजिए जो हमारे पुअर एंड अनप्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दे विल गोइंग टू बी सफर इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो एक ये ड्रॉबैक तो यहाँ पर हमें मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो है सोशलिज्म। सोशलिज्म के ऐसा सिस्टम है जहां पर गवर्नमेंट विल डिसाइड एवरीथिंग। अब देखिए ये कंप्लीटली अपोजिट है कैपिटलिज्म के। इसको प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम कमांड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि चाइना की इकोनॉमी है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, प्लान्ड इकोनॉमी है, कमांड इकोनॉमी है, वेयर गवर्नमेंट विल डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग, वेयर ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। यानी कि अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, एज गवर्नमेंट ऑफिशियली own ऑल द रिसोर्सेज। ठीक है, कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती, गवर्नमेंट के पास ही सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल डिसीजन, जो सारे के सारे डिसीजंस करती है। प्राइस मैकेनिज्म ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस, प्राइस मैकेनिज्म यहाँ होता ही नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है सब कुछ, तो कंपटीशन भी नहीं होगा, प्राइस मैकेनिज्म भी नहीं होगा, फ्री मार्केट भी नहीं होगी। लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अदर डायरेक्शंस विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो गवर्न जैसे कि एग्जांपल के लिए नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, क्यूबा, फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये सारी इकोनॉमीज जहाँ गवर्नमेंट के हाथों में सब कुछ है। ठीक है, रशियन गवर्नमेंट का भी आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, रशियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर। तो ये ऐसी इकोनॉमीज हैं वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि जितने भी प्राइवेट ऑनर्स हैं उनके हाथों में कुछ भी नहीं है, दे कैन कंट्रोल नथिंग, गवर्नमेंट विल डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन है, मेन इकोनॉमिक डिसीजन है, वो कौन ले रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। किसकी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी विल डिसाइड एवरीथिंग, जो गवर्नमेंट ने ही बनाई है, विच इज स्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर रही है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। कलेक्ट डाटा ऑन रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड लिंक इट विद द नेशनल प्रायोरिटीज, ये डेटा कलेक्ट करती है। ठीक है, कंट्री के अंदर जो भी डेटा है चल रहा है करंट में, उस पर डेटा कलेक्ट करके और नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से ही चीजें बनाई जाती हैं। यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है, ये नेशनल डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, जो नेशन की प्रायोरिटी है, यानी कि देश को क्या चाहिए, जो उसकी प्रायोरिटी है उसी के बेसिस पर प्रोड्यूस की जाएंगी चीजें। हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करेंगे, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी कि कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। लेकिन हाँ, जो नेशन के फेवर में जा सके, सपोज करिए अगर नेशन को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो इट्स बेटर टू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो इससे क्या होगा, जब आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो ये इस टेक्निक में लेबर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, कैपिटल का कम इस्तेमाल होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसी टेक्निक, यानी कि यहाँ पर सारे इकोनॉमिक डिसीजंस का ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ तो फोकस पॉइंट क्या होगा, वेलफेयर ऑफ द नेशन। ठीक है, बेनिफिट ऑफ द नेशन, नेशन प्रायोरिटी फर्स्ट। फॉर होम टू प्रोड्यूस, नेसेसरी गुड्स प्रोड्यूस की जाएंगी फिक्स प्राइस पर, जितनी भी जरूरी गुड्स हैं, नेसेसिटी विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जैसे कि फूड है, शेल्टर है, ठीक है, मेडिसिन हैं,
एजुकेशन है, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, उनको लो प्राइस पर रखा जाएगा, लग्ज़री गुड्स को थोड़ा हायर प्राइस पर है। तो यानी कि देश की प्रायोरिटीज़, देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, नेशन प्रायोरिटी, वेलफेयर ऑफ द नेशन, वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल, सभी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं। इसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारे पास। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के फीचर कंबाइन हो जाते हैं और यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। दोनों का ये क्या होता है, ये दोनों का ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें दोनों के फीचर आ जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट भी एक तरफ, गवर्नमेंट भी यहाँ पर का रोल प्ले करती है और प्राइवेट प्लेयर्स का भी अपना रोल है यहाँ पर, यानी कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अब गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट एरियाज को अपने हाथ में ले लेती है, बाकी एरियाज को छोड़ दिया जाता है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। तो गवर्नमेंट अपने हाथों में कौन से एरिया लेगी जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, जैसे कि पब्लिक एंड प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स दोनों के हाथों में होते हैं, बोथ प्ले वेरी वाइटल रोल। गवर्नमेंट हेल्प टू कंट्रोल द इनकम डिस्पैरिटी, गवर्नमेंट इसलिए आती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल इसलिए आता है कुछ कुछ एरियाज में ताकि इनकम डिस्पैरिटी ना हो, यानी कि जो एक गैप है, अमीर और गरीब के बीच का गैप है, वो ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का। गवर्नमेंट इसलिए भी आती है ताकि मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ने अपनी मोनोपोली खड़ी कर दी तो वो तो लोगों को जीने ही नहीं देंगे, वो तो गरीब लोगों को खाना नहीं खाने देंगे। सपोज करिए अगर किसी इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, अगर सारे के सारे प्राइवेट प्लेयर्स ही आ जाए, ऑटोमोबाइल, खैर चलिए ऑटोमोबाइल तो एक बेसिक नेसेसिटी की चीज़ नहीं है, अगर मान लीजिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं, बेसिक फूड जो हमें चाहिए होता है, अगर उसमें भी प्राइवेट प्लेयर आ गए तो वो पैसा बढ़ा देंगे, दाम बढ़ा देंगे, तो गरीब लोग तो उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। लाइक जस्ट लाइक रेलवेज, रेलवे सभी की जरूरत है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपना अधिकार में उसको लिया हुआ है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है और होता है कुछ कुछ एरियाज में। ऑपरेशन होता है यहाँ दोनों के बीच में, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के बीच में। एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह बहुत फेमस है। अब यहाँ पर डिसीजन जो लिए जाएंगे दोनों मिलकर लेते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है। तो पब्लिक सेक्टर अपने एरियाज में, अपने एरिया के लिए प्रोड्यूस करेगा, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर अपने एरिया के लिए प्रोड्यूस करेगा। कंसिडर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बोथ। हाउ टू प्रोड्यूस, बोथ सेक्टर विल डिसाइड द टेक्निक, दोनों सेक्टर मिलकर टेक्निक डिसाइड करेंगे। तो गवर्नमेंट अपना काम करेगी वेलफेयर वाला, फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। प्राइवेट प्लेयर्स अपना काम करेंगे, फोकस ऑन प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्राइस मैकेनिज्म डज नॉट फुल्ली फंक्शनल, या पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होता है जैसे कैपिटलिज्म में होता है, बट थोड़ा बहुत रहता है। गवर्नमेंट इंटरवीन डायरेक्टली थ्रू द प्राइस कंट्रोल एंड इनडायरेक्टली थ्रू द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अब गवर्नमेंट को जब लगता है कि प्राइवेट प्लेयर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, अपने अपना फायदा ज्यादा लेख रहे हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं, तो वो टैक्सेस लगा देती है और लोगों को, या फिर लोगों को सब्सिडी दे देती है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम्स थे हमारी इकोनॉमी में। इस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम्स, अलग अलग तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स में अलग अलग तरह से काम होता है। अब कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो उसके अंदर देखिए फोकस पॉइंट दो ही होते हैं, एफिशिएंट यूज ऑफ स्कैर रिसोर्सेज। ठीक है, स्कैर रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करना किस लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। किसी भी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही काम हो रहे हैं, इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, स्कैर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके। अब वो कैसे करेंगे, वो हर इकोनॉमिक सिस्टम में मैंने आपको बता दिया, अलग अलग तरह से डिसीजन लिए जाते हैं। पर्पस, फोकस सिर्फ यही है कि लोगों तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचानी है, स्कैर रिसोर्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके, ताकि कम से कम रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। तो यही हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का काम होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स थे। अब अगला टॉपिक हम, हाँ एक और है इस्लामिक इकोनॉमी। ये भी एक अलग तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, जो शरिया लॉ जहाँ पर लागू होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं शरिया लॉ। शरिया लॉ यहाँ पर लागू होता है। जो मुस्लिम्स का जो एक रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो इस्लामिक जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ सभी कंट्रीज़ में शरिया लॉ लागू होता है। तो वहाँ पर शरिया लॉ के अकॉर्डिंग ही चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो इस्लामिक इकोनॉमीज में क्या होता है, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। यहाँ पर जितने भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, बेस्ड ऑन द हाइएस्ट स्क्रिप्चर ऑफ द इस्लाम, दैट इज कुरान, कुरान एंड इसके अलावा, कुरान इज द हाईएस्ट स्क्रिप्चर, द होली बुक इन मुस्लिम रिलीजन,
And beside this, there are some other sayings and happenings, accidents with the Prophet Muhammad, sayings and incidents of Prophet Muhammad, which are collected and combined in a particular book, different books, which is called Hadith. तो हदीस अलग अलग तरह की एक ऐसी बुक्स हैं. हदीस आर द बुक विच आर द कॉम्बिनेशन, हदीस आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, डिसीजंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, and incidents of Prophet Muhammad at different situations in different conditions. What are their decision? What were the decisions of Prophet Muhammad in a particular situations? So all those decisions, all those sayings, all those sayings and decisions of the Prophet Muhammad were combined into a particular book that is called Hadith. So Hadith we have different types of Hadith which are compiled by different companions of Prophet Muhammad at that time. Somewhere around before 1400 years from today, लगभग आज से 1400 साल पहले. तो उस दौरान जो उनकी सेइंग्स थी, जो उन्होंने अलग अलग सिचुएशंस में डिसीजन लिए, या जो भी उनकी इंसिडेंट्स उनके साथ हुए, वो सारी चीज़ें कंबाइन की गई इन द फॉर्म ऑफ हदीस. तो उनके अकॉर्डिंग और कुरान के अकॉर्डिंग जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, वो सब अप्लाई होती हैं इन ऑल दी सिचुएशंस. तो यहाँ पर क्या है कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर, ऑनरशिप बाय गॉड, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑनरशिप बाय गॉड, यानी कि ये माना गया है कि जितनी भी पब्लिक है, प्राइवेट ऑनरशिप है, वो गॉड की है. प्राइस मैकेनिज्म एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन. प्राइस मैकेनिज्म होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने पे फोकस किया गया है. प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इस्लामिक इकोनॉमी. इस्लामिक इकोनॉमी और इस्लामिक प्रिंसिपल्स प्रोहिबिट इंटरेस्ट in both the cases. It prohibit interest even in case of earning it as well as in case of giving it. If you are taking loan, then if you are taking loan and you are paying interest, it prohibit the same, as well as in case of deposit, if you are earning interest, it also prohibit the same. Because so that is why we have Islamic banking system in all the Islamic countries in Middle East. If you see, we have Islamic banking system. तो Islamic banking system होता है, and Islamic banking system is somehow a little bit different from the normal banking system that we have in our economy, commercial banking system. So the only difference, the big difference is the interest. Interest is a big difference. Interest जो होता है वो हमारे पास एक बड़ा difference है, एक big difference है इन दोनों सिस्टम्स के बीच में. यहाँ पर इंटरेस्ट का जो फोकस है, इंटरेस्ट पर किसी तरह का कोई फोकस नहीं किया जाता है. ठीक है. और इसके अलावा जितनी भी ट्रेड से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी, या प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड हदीस और ऑल द इस्लामिक प्रिंसिपल्स व्हिच आर रिटन इन द शरिया लॉ. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक दूसरा एक टॉपिक है, एक नया टॉपिक है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास गाइज. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम with all the resources fully and efficiently employed. कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कर्व है जो various combinations of goods and services produced within a specified time, जो goods और services के, यानी कि दो goods और services के अलग अलग combinations को बताता है. सपोज करिए मैं दो goods produce कर रहा हूँ A and B. सपोज कर लीजिए wheat and rice. सपोज करिए मैं दो goods को produce कर रहा हूँ wheat and rice. तो इन दो goods के अलग अलग combinations, इन दो गुड्स के यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस ये बताएगा जिनको मैं एक स्पेसिफाइड टाइम में प्रोड्यूस कर रहा हूँ विद ऑल माय रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड. जब मैं अपने सारे रिसोर्सेज को पूरी तरह से लगा दूंगा, सपोज करिए मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे मैंने लगा दिए, और उनको लगाने के बाद मैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्या क्या ले सकता हूँ वीट और राइस के. ठीक है. यानी कि सपोज करिए कि 50 kg वीट मिल जाएगा और टोटल जो मुझे प्रोडक्शन होगा वो 100 kg का होगा. सपोज करिए अगर मैं सारे रिसोर्स अपने लगा देता हूं तो टोटल प्रोडक्शन मुझे 100 kg का मिलेगा, जिसमें 50-50 दोनों मिल सकता है, 50 kg राइस या 50 kg वीट, या फिर मुझे मिल सकता है मान लीजिए 20-80 का, या फिर मुझे मिल सकता है 10-90, या फिर 70-30. इस तरह से अलग अलग. व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, व्हाट विल बी द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इफ आई fully utilize my resources and efficiently, if I employed all my resources fully and efficiently, तो मुझे पूरा क्या मिल सकता है, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं.
अब अजम्पशन ये मान के चलता हूँ कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर काम कर रही है और फुल ऑपरेटिंग कैपेसिटी पे काम कर रही है। फुल ऑपरेटिंग कैपेसिटी का मतलब है कि पूरी तरह से ऑपरेट कर रही है, एम्प्लॉयमेंट पूरा एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड कोई भी नहीं है, और फुल कैपेसिटी पे इकोनॉमी काम कर रही है, यानी कि सभी लोग जितने भी काम कर सकते हैं, सारे रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं। ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इज फिक्स्ड, यानी कि रिसोर्स की अमाउंट अब चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर मैंने रिसोर्स की अमाउंट चेंज कर दी तो मेरा प्रोडक्शन भी चेंज हो सकता है, मुझे और ज्यादा प्रोडक्शन मिल सकता है। तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ, अदरवाइज अगर मैं ऐसा एज्यूम ना करूँ तो ये जो डिफाइन कर रहा हूँ, ये जो मैं कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ वो गड़बड़ हो जाएगा, वो ऐसा काम कर नहीं पाएगा। सपोज करिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग कॉम्बिनेशन ये हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरा अमाउंट जो है, जो रिसोर्सेज की अवेलेबल है वो फिक्स ही नहीं है, वो चेंज हो जाएगी, तो वहाँ भी चेंजेस आ जाएंगे। इसी वजह से मैं रिसोर्सेज को भी फिक्स मानता हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट पर, फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कराता हूँ, और टेक्नोलॉजी डजंट चेंज थ्रू आउट द प्रोडक्शन, और टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं होगी पूरे प्रोडक्शन के दौरान, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उससे भी फर्क पड़ जाएगा हमारे कॉम्बिनेशन पर। तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक बार आप देख लीजिए। मैं आपको बताना चाहता था, दिस इज आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो हमारा कर्व बनता है, यहाँ से आप यहाँ को जा रहा है, ये देख रहे हैं, दिस इज आर ए टू एफ, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। एक्स एक्सिस पर बटर की क्वांटिटी है, और इधर हमारी शीविंग मशीन्स यानी कि जो सिलाई की मशीन्स हैं। अब सपोज करिए मैंने सारा का सारा अपना रिसोर्सेज जितने भी थे वो सारा का सारा मैंने इन दोनों में लगा दिया, तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन मुझे क्या क्या मिल सकते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ बोथ। सपोज करिए अगर मैंने सारे रिसोर्स अपनी मशीन में लगा दिए तो मुझे मशीन की कितनी 15 क्वांटिटी मुझे मशीन की मिल जाएंगी, 15 क्वांटिटी मशीन की मिलेंगी और 0 क्वांटिटी बटर की, क्योंकि बटर को प्रोड्यूस करने में मैंने कोई रिसोर्स नहीं लगाया। सपोज करिए कुछ रिसोर्स मैंने बटर में लगाए और कुछ मैंने यहाँ से हटा लिए, तो इसकी 14 मिल जाएंगी मुझे क्वांटिटी, और यहाँ पर 1 क्वांटिटी। इसी तरह से अगर मैं इसका एक और क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ थोड़े और रिसोर्सेज अपने बढ़ाने पड़े, तो यहाँ मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ फिर मुझे 12 क्वांटिटीज मिल जाएंगी। इसी तरह से 3 है, और फिर 8 है, और 4 है, और फिर इस तरह से 4 है। और इस तरह से जब सारा का सारा रिसोर्सेज बटर में लगाता हूँ, यहाँ पर 0 हो जाएगा मशीन का, लेकिन बटर में मुझे 5 क्वांटिटीज मिल जाएंगी। अब इसका सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पर गिवन है। इस तरह से टेबल की फॉर्म में बताया है कि अगर मैं बटर में कोई रिसोर्स नहीं लगा रहा हूँ, तो यहाँ मुझे सारा रिसोर्स मशीन्स में लगा रहा हूँ तो 15 मशीन्स मुझे मिल रही है। सिमिलरली अगर मैं मशीन्स में सारा रिसोर्स बटर में लगा रहा हूँ तो 5 क्वांटिटी, और यहाँ पर 0, और ये और भी कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस तरह से जब हम अपने रिसोर्सेज को थोड़ा थोड़ा इधर उधर स्विच करते हैं तो कॉम्बिनेशन हमारा बदल जाता है। सो एट एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी कर्व आर अटेनेबल। अब देखिए पीपीसी कर्व के अंदर, यहाँ जो नोट करने वाली बात है कि पीपीसी के अंदर कोई भी कर्व होगा, पीपीसी कर्व के अंदर या इसके ऊपर, यानी कि जो हमारा पीपीसी कर्व है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा और इसके अंदर कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट इसके अंदर है वो भी अपने आप में एक कॉम्बिनेशन बताता है। सपोज करिए अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट मुझे बताता है कि मशीन्स की क्वांटिटीज हैं मेरे पास लगभग, मशीन की 5 है और बटर की 1 है। ये पॉइंट बता रहा है कि 1,5, ठीक है, यानी कि 1 बटर की क्वांटिटी है और 5 मशीन्स की क्वांटिटी, यानी कि इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर या इस कर्व के अंदर जो भी पॉइंट मुझे मिलेगा, इस कर्व के ऊपर या इस कर्व के अंदर मुझे जो भी पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट अटेनेबल है, यानी कि इस कर्व के ऊपर या इस कर्व के अंदर जो भी पॉइंट है वो पॉइंट कैसा है, वो पॉइंट को मैं अटेन कर सकता हूँ, वो कॉम्बिनेशन मैं अचीव कर सकता हूँ बाय एम्प्लॉइंग माय रिसोर्सेज, यानी कि मेरे रिसोर्स मेरे पास इतने हैं कि मैं इस किसी भी कॉम्बिनेशन को अचीव कर लूंगा। लेकिन अगर इस कर्व के मैं बाहर जाता हूँ तो कोई भी पॉइंट है, सपोज करिए यहाँ कोई पॉइंट है, अगर ये कोई कॉम्बिनेशन है, ये कोई कॉम्बिनेशन है, ये कोई कॉम्बिनेशन है, या ये कोई कॉम्बिनेशन है, तो मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊंगा। वो इसलिए नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरे रिसोर्स की लिमिटेड है, वो रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स स्कैर हैं, लिमिटेड हैं, वो उनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, इसलिए मैं कोई भी पीपीसी कर्व के बाहर का पॉइंट अचीव नहीं कर सकता क्योंकि रिसोर्स कम पड़ जाएंगे। ठीक है, इट शोज दैट द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंसी एज प्रोडक्शन डज नॉट रीच इट्स मैक्सिमम लेवल। तो एट एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी कप के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है तो अटेन तो हो जाएगा, लेकिन रिसोर्स पूरी तरह से यूज नहीं है, रिसोर्स थोड़े बहुत बच गए तो वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें पीपीसी के ऊपर रहकर ही प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि रिसोर्स भी सारे के सारे इस्तेमाल हो जाए एफिशिएंटली और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी मिल जाए। एट एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी कर्व इट इज अनअटेनेबल, तो वो अनअटेनेबल है क्योंकि लिमिटेड है रिसोर्स। और टेक्नोलॉजी इट शोज स्कार्सिटी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्स जो है वो स्कैर है, लिमिटेड है। एट एनी पॉइंट अलोंग द पीपीसी इट शो द कंसेप्ट ऑफ चॉइस ए बी सी डी ई। अब ये जितने भी पॉइंट है ना, ये एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को बता रहे हैं, यानी कि मेरा एफिशिएंट यूज हो रहा है रिसोर्सेज का, तो कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस को बता रहे हैं ये लोग।
मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट शोज कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं ना, यानी कि बी से सी पर आ गए या सी पे सी डी पर आ गए, या आप इस कॉम्बिनेशन को बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली शोज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोड्यूसिंग बटर। बटर की एक एक्स्ट्रा यूनिट आप बनाना चाह रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए आपको कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, यानी कि वहां से आपको अपने रिसोर्स मशीन से हटाकर बटर में लगाने पड़ रहे हैं, तो वहां से हटाना पड़ रहा है, तो वहां से हटाना, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। शिफ्ट इन पीपीसी कर्व, अगर पीपीसी कर्व में शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने का मतलब है कि हायर प्रोडक्शन दिखा रहा है। अगर ये पीपीसी कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो इट शोज हायर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द क्वांटिटीज। इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर दोनों ही क्वांटिटी का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, हायर हो गया है, तभी शिफ्ट करेगा, तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं, अब ज्यादा प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी आई है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, एडवांस हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ी है। तो ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये देख लीजिए, ये शिफ्ट हो रहा है अपवर्ड और बैकवर्ड। अपवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि जब भी हमारा, मान लीजिए अगर पीपीसी कर्व बाहर की तरफ को शिफ्ट होता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है दोनों गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और ज्यादा क्वांटिटी भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और कॉम्बिनेशन में भी जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहले से ज्यादा क्वांटिटी आ गई है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, या तो इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमी में बढ़ रही है तब ऐसा हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है हमारे पास तो अब हम ज्यादा बढ़ा पा रहे हैं, या पॉपुलेशन अब बढ़ गई है इकोनॉमी के अंदर, तो भी हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर बैकवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी कम हो रही है और टेक्नोलॉजी भी कम होती जा रही है। ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज। Yes, so in this particular lecture, I have covered all the basics of business economics and economics, and according to your syllabus, अगर हम syllabus की बात करें, तो syllabus में मैंने मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर लिया है, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो हमारा, एक बार रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था, यस, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, ऑरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड देन बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने डिस्कस किया, स्पेशल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, यूज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड देन फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक्सचेंज, स्कोप, इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बताया। यस, यस दोस्तों, तो ये हमारा आज की क्लास थी। तो इसी तरह से आज की क्लास में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर अप किया, तब इसी तरह से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए और भी क्लासेस लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपका यूजीसी नेट का यूजीसी नेट का जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को हम कवर अप करेंगे, और वहाँ पर हम सारे टॉपिक्स कोशिश करेंगे कि आपके डिटेल में कवर करें। तो यूनिट थर्ड आज हमने स्टार्ट कर दिया है बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इसमें मैंने आपके कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर अप करा दिए हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, बट आई हैव कवर्ड the different also some other topics for your extra knowledge, for making the good foundation for you, because curiosity is the mother of knowledge. You have to be very very curious if you want to be knowledgeable. As far as the teaching is concerned, you are giving this exam, that is NTA net, UGC net, for the eligibility of lecturership. तो आप जिस एग्जाम की तरफ जा रहे हैं, उसको लेक्चररशिप की तरफ आप जा रहे हैं, यू मस्ट बी वेरी वेरी नॉलेजेबल। और नॉलेज कहाँ से आती है? क्यूरियोसिटी। Curiosity is the mother of knowledge, guys. To be curious, only then you become more knowledgeable, more learned person. तो that is why I include many other topics also. तो आपको ये सारा knowledge होना चाहिए. You must have a diverse knowledge to clear this examination, not just according to the syllabus. Syllabus के according ही नहीं हमने जाना होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा diverse और expanded knowledge हमारे पास होना चाहिए, so that we'll be more confident and we can cover up each and everything. तो इसी approach के साथ हम आगे भी discuss करेंगे on our channel High on Padhai. So please subscribe our channel, guys, for upcoming videos, my videos. So I will be Zubair Ahmed, your UGC NET mentor for commerce. So I will cover all the topics of UGC NET commerce, topic by topic. मैं सारी units को आपके साथ धीरे धीरे cover करेंगे हम future में. पहला मेरा टारगेट है आपके साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम कवर अप करें, सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा यहाँ पर। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम डिमांड एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे, विच इज द सेकंड एंड थर्ड टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। डिमांड एनालिसिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक। So thank you so much guys, thank you all, God bless you, have a nice day, and please subscribe our channel.
for all the notifications in the future.